एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही हॉरर स्टोरी हमारे चैनल पर आती रहती हैं। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। यह घटना उस समय की है जब मैं रेलवे विभाग में गार्ड की नौकरी किया करता था। लेकिन उस हादसे को बीते हुए एक अरसा हो चुका है, लेकिन आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। दरअसल मुझे नहीं पता था कि मेरी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश के टूर रेलवे स्टेशन में हो जाएगी, और ना ही इस रेलवे स्टेशन के बारे में मुझे जानकारी दी गई थी। एक ऊपर से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि सरकारी नौकरी पाकर मेरे अंदर उत्सुक था कि कब मैं नौकरी करने के लिए जाऊं। लेकिन ये केवल दिखावटी एक छलावा था जिसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मुझे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और ये मेरी गलतफहमी थी। जब मैं आंध्र प्रदेश की तरफ अपना रुख करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी ड्यूटी नाइट शिफ्ट की हो गई है, जो काफ़ी मेरे लिए भयंकर साबित होने वाली थी। और इस बात को लेकर मैं काफ़ी अनजान था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और जैसे ही मेरे कदम चित्तूर स्टेशन पर पड़े तो वहाँ का रंग ढंग देखकर मैं अचंभा खाने लगा। मैं देखता हूँ कि स्टेशन पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और रेलवे प्लेटफार्म पूरी तरह से खाली था। और इस स्टेशन पर दूर दूर तक ना तो आदमी थे और ना ही कोई कुत्ता भटक रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि इस स्टेशन को कोई सांप सूंघ गया हो। ये सब देखकर मैं थोड़ा सा डर गया, लेकिन किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाते हुए मैं इंक्वायरी ऑफिस में जाकर बैठ गया। जब मैं इंक्वायरी ऑफिस में पहुंचा तो वहां पर भी देखता हूं कि रेलवे का कोई भी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था। लिहाजा मुझे शक हुआ कि इस स्टेशन पर आखिर कोई आदमी इस समय क्यों नहीं है। तभी अचानक से मेरे कानों में एक ट्रेन की आवाज़ आई, और वो ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर बिना रुके हुए ही चली गई। और तभी मैंने उस रेलवे स्टेशन का शेड्यूल चेक किया तो मुझे पता चला कि इस गाड़ी को इस रेलवे स्टेशन पर रुकना था, पर ये गाड़ी यहाँ बिना रुके हुए ही पूरी रफ्तार में चली गई। इस रेलवे स्टेशन को लेकर मेरे मन में और ज़्यादा शक पैदा होने लगा। और इंक्वायरी ऑफिस में बैठकर सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि रेलवे पटरियों को कोई हथौड़े से पीट रहा है। इंक्वायरी ऑफिस से बाहर निकलकर मैंने टॉर्च की मदद से रेलवे लाइन की तरफ देखा तो मुझे ना तो आगे की तरफ कोई आदमी नजर आया और ना ही पीछे की तरफ। और जैसे ही मैंने अपनी टॉर्च बंद की, फिर से वही आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देने लगी। फिर फटाक से मैंने अपनी टॉर्च जलाई, और टॉर्च जैसे ही जलाई तभी मैं देखता हूँ कि रेलवे लाइन की तरफ एक आदमी खड़ा था, जिसने सफ़ेद रंग की टोपी पहनी हुई थी और उसका शरीर पूरा सफ़ेद रंग का था, जिसे देखकर मैं थोड़ा घबराने लगा कि इतनी रात को आखिर ये रेलवे लाइन में हथौड़ा लेकर क्या कर रहा है। अचानक से मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। मैं टॉर्च जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टॉर्च जल ही नहीं रही थी, और रेलवे स्टेशन की सारी लाइटें ऑन ऑफ होने लगी। मैं अंदर ही अंदर डर महसूस कर रहा था और थर थर डर के मारे कांप भी रहा था। और तभी मैंने टॉर्च को जोर से थपथपाया और टॉर्च जल गई। और फिर मैंने टॉर्च को रेलवे लाइन की तरफ घुमाया तो मैं देखता हूँ कि वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। मैं रेलवे लाइन के
दोनों तरफ देखने लगा, लेकिन वो आदमी मुझे कहीं नजर नहीं आया। तभी अचानक मेरी नज़र सामने वाले प्लेटफार्म नंबर 2 पर पड़ी, तो मैं देखता हूँ कि अब वो आदमी के साथ दो आदमी और थे। एक औरत जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, और साथ में दूसरा एक छोटा सा बच्चा था जो चुपचाप खड़ा था। और वो तीनों कुछ अजीब सा इशारा कर रहे थे, जिसे देखकर मेरी हवा टाइट हो गई और मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे देखकर एक क्रिपल स्माइल देने लगे, और उनके मुंह से ये साफ झलक रहा था कि ये कोई आदमी नहीं, कोई भूत प्रेत हैं। और देखते ही देखते वो मेरी तरफ आगे बढ़ने लगे। मैंने अपने कदम पीछे की ओर खींचे, तभी मैं बने पीछे कुर्सी से जा टकराया और जमीन पर गिर गया। तभी मेरे कानों के पास गर्म सांसें महसूस होने लगी, लिहाजा मुझे ऐसा लगा कि वो तीनों प्रेत मेरे ही बगल में खड़े हो। और जैसे ही मैंने पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पर सच में वो सफ़ेद टोपी वाला आदमी बिल्कुल मेरे नज़दीक खड़ा था। मैं किसी तरह वहाँ से उठकर बाहर की तरफ भागने लगा, और जैसे ही बाहर की तरफ भागने की कोशिश की, तभी मेरा सिर जाके दीवार से टकरा गया, और जिसके बाद मुझे पता ही नहीं कि कब मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं देखता हूँ कि एक टीटी मास्टर मेरे सामने खड़ा था। जिसके बाद मैंने रात की हुई घटना उस टीटी मास्टर को बताई, जिसके बाद टीटी मास्टर जोर जोर से हंसने लगा, और हंसते हंसते अचानक चुप हो गया और मेरे कानों में आकर कहने लगा, ये अच्छा हुआ कि तुम जिंदा हो, नहीं तो यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता है। और इतना कहकर वो रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हो गया। टीटी मास्टर की बातें सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि ये स्टेशन एक भूतिया रेलवे स्टेशन है, जहां रुकना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। और अगले ही क्षण दोस्तों मैं उस रेलवे स्टेशन को छोड़कर और अपनी नौकरी से रिजाइन देकर अपने गांव लौट गया। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यह उस वक्त की बात है जब मैं काम के सिलसिले से दिल्ली जा रहा था, और दिल्ली के बस पकड़ने के लिए मैं बस स्टैंड पहुंचा और मैंने रोडवेज की बस पकड़ ली। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से हमारी बस का पीछे का टायर फट गया। टायर के फटने की आवाज़ काफ़ी ज़ोर से सुनाई दी थी। ड्राइवर ने बस रोकी और बस में जितने आदमी थे वो सब एकाएक ही बस से नीचे उतर गए। बस पूरी तरह खाली कर दी गई, जिसके बाद ड्राइवर और खलासी इस बस का टायर बदलने लगे। बस के टायर बदलने के बाद बस के ड्राइवर ने बस स्टार्ट की और दिल्ली की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब शाम भी हो चुकी थी, शाम के 6 बज रहे थे और मुझे काफ़ी दूर जाना था। और कुछ देर के बाद अंधेरा हो गया। कुछ देर आगे जाने के बाद बस वाले ने बस को एक ढाबे पर रोक दिया, जिसके बाद सारे लोग बस से नीचे उतरकर चाय पीने लगे, कोई नाश्ता करने लगा। मैं भी अपने बस से चाय पीने के लिए नीचे उतरा। चाय पीने के बाद मुझे पेशाब जैसा महसूस हुआ और मैं पेशाब करने के लिए सड़क के किनारे जाकर पेशाब करने लगा। जिसके बाद मैंने अपने पास के झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस की, जैसे उन झाड़ियों में से कोई मेरी तरफ देख रहा हो। झाड़ियों की हलचल के बाद मैं पेशाब करके उन झाड़ियों के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद मैंने देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं देखता हूं कि उन झाड़ियों में एक औरत बैठी हुई थी, जिसके सफ़ेद बाल थे, और वह औरत काफ़ी बुढ़िया थी।
जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी, वह मुझे देखने में काफ़ी अजीब और डरावनी लगी। जिसके बाद मैं वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुका। मैं तुरंत वहाँ से भागकर अपने बस में आकर बैठ गया। चाय नाश्ता कर लेने के बाद सारे लोग बस में बैठ गए और फिर से बस स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद गाड़ी दिल्ली के हाईवे पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैंने फिर से उन झाड़ियों की तरफ देखा तो मैं देखता हूँ कि वह औरत उन्हीं झाड़ियों में बैठी हुई थी और मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। मुझे उसी वक्त शक हो गया कि यह औरत कोई प्रेत है जो किसी के फिराक में है। जो कोई आदमी उसे एकांत में मिलेगा वह उसे पकड़कर खाई की तरफ ले जाकर मार देगी और उसका खून चूस लेगी। इस हादसे ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। जिसके बाद मैं रात में कभी भी रोड के साइड जहाँ खाई हो वहाँ पर भूलकर भी पेशाब नहीं करता। क्या पता कोई औरत वहाँ झाड़ियों में बैठी हो और मुझे खींचकर नीचे जाकर मार दे। चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, उस दिन मैं शिकार पीते हुए अपने पास के रेलवे स्टेशन दानापुर पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इंक्वायरी ऑफिस में पता करने पर मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन आधे घंटे के बाद प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ जाएगी। इंक्वायरी ऑफिस में पता करने के बाद मैं अपनी बेंच पर जाकर बैठ गया जहां मैं पहले बैठा हुआ था। आधा घंटे बीतने के बाद मेरी ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ गई। ट्रेन के आने के बाद मैंने अपना सामान उठाया और ट्रेन की एक बोगी में चढ़ गया। उस दिन मुझे ट्रेन का हाव भाव काफ़ी अलग लग रहा था। मैं जिस बोगी में चढ़ा था उसमें केवल 5-6 ही लोग बैठे हुए थे और सारे लोग सो रहे थे। कुछ दूर आगे जाने के बाद ट्रेन एक सुनसान जगह पर खड़ी हो गई जहां पर प्लेटफार्म नहीं था और वहां पर रोशनी भी नहीं थी। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और अंधेरा पसरा हुआ था। उस अंधेरे में से काफ़ी जानवरों की आवाज़ें आ रही थी कि तभी मुझे सिगरेट पीने की तलब लगने लगी। मैंने सोचा कि ट्रेन तो रुकी हुई है और धुआं भी इसका चारों तरफ नहीं फैलेगा और लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसके बाद मैं अपने सीट से उठकर ट्रेन के गेट पर जाकर खड़ा हो गया और जेब में से सिगरेट निकालकर पीने लगा। सिगरेट पीते हुए मैं इधर उधर देख रहा था कि तभी मैंने अपने सामने 2 पीली आंखें देखी जो अंधेरे में चमक रही थी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। कुछ देर तक तो मैं गेट पर ही खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही वह आंखें मेरे पास आई मेरे तो होश उड़ गए। मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया जिसकी आंखें पीले रंग की चमक रही थी। उसके कपड़े सफ़ेद रंग के थे और उसकी कमर झुकी हुई थी जैसे उसके कमर पर कुबड़ निकला हो। मुझे वह आदमी काफ़ी अजीब लगा और घूर घूर के मेरी तरफ देख रहा था। जिसके बाद मैं अपने गेट से पीछे हटा और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। एक बात और, मैंने ट्रेन में जल रही लाइट की मदद से उसके कपड़ों की तरफ देखा था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और इस चीज़ को मैंने नोटिस किया था और वहाँ से पीछे हट गया, क्योंकि हो ना हो वह बूढ़ा आदमी एक शैतान था जो मेरा खून पीने आया था, मुझे मारने आया था। उस दिन मेरी जान भगवान जी की कृपा से या फिर लोको पायलट की वजह से बच गई। तो आज की कहानी आपको काफ़ी रहस्यमय लगेगी। और यह कहानी फॉरेस्ट रेंजर की है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके भी शायद रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यह उस वक्त की बात है जब मैं फॉरेस्ट रेंजर था। मुझे रिटायर हुए 10 साल हो गए हैं। यह घटना 2001 की है जब मेरी पोस्टिंग बिहार के रक्सौल के जंगलों में हुई थी। आपको मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम कुलदीप है। अक्सर 6 महीने साल भर के बाद मेरी पोस्टिंग अलग अलग कस्बों, अलग अलग राज्यों में होती रहती थी। लेकिन उस दिन की रात ने मुझे झकझोर के रख दिया।
वो काली रात अभी भी मेरे कानों को सुन कर देती है। मुझे शुरू से ही जंगलों में रहना पसंद है, क्योंकि जंगल में मुझे काफ़ी शांति मिलती है, क्योंकि वहाँ पर एक भी शोरगुल मेरे पास नहीं पहुँचता। मुझे दुनिया का शोरगुल अच्छा नहीं लगता। मैं उस रात जंगल में ही तैनात था, यानी अपनी ड्यूटी कर रहा था। रात के 10 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। अंधेरे के साथ साथ कुहासे को भी अंधेरे ने अपने आगोश में जकड़ रखा था। मेरे साथ उस वक्त ड्यूटी पर बिहार का एक और रेंजर, जिसका नाम धनेश था, वो भी पहरा दे रहा था, क्योंकि अक्सर लकड़ियाँ रात के वक्त ही काटी जाती हैं। चोर रात में ही चोरी करते हैं, और इसी वजह से धनेश और मैं चौकी पर बैठकर चौकीदारी कर रहे थे। बीच बीच में हम विसेल भी बजा दिया करते थे, कि जिससे चोरों को यह पता लगे कि अभी पहरेदार यानी कि रेंजर पहरा दे रहे हैं। हम उतने ठंड में अपने सामने आग जलाकर अपने बदन को सेक रहे थे, क्योंकि उस ठंड में हमारा शरीर भी ठंडा पड़ चुका था और हमें कपकपी लग गई थी। मैंने धनेश से कहा, क्यों ना एक एक कप चाय हो जाए। धनेश मेरे से उम्र में छोटा था और मेरी काफ़ी रिस्पेक्ट करता था। क्यों नहीं सर, अभी फटाक से 2 कप चाय लेकर आता हूँ मैं, आप इतना बैठकर यहाँ हाथ सेकिए। धनेश उठकर चाय बनाने के लिए चला गया और मैं अकेला ही वहाँ पर आग सेक रहा था। ठंड के मौसम में आग के सामने बैठकर आग को सेकना काफ़ी आनंदमय होता है। मैं अपने हाथों को खोलकर आग के सामने सेक रहा था। तभी मुझे जंगल की तरफ से पेड़ गिरने की आवाज़ आई। मैंने धनेश से कहा कि तुम चाय बनाओ, मैं इतना आता हूँ। मुझे आगे से पेड़ गिरने की आवाज़ आई है, लगता है कि चोरों ने आज पेड़ को काटा है। इतना कहकर मैं चौकी से उठकर आगे की ओर जाने लगा, जहाँ से मुझे पेड़ के गिरने की आवाज़ आई थी। मेरे हाथ में टॉर्च थी और टॉर्च के माध्यम से इधर उधर मैं देख रहा था। टॉर्च की रोशनी भी दूर तक नहीं जा पा रही थी, क्योंकि उस रात काफ़ी धुंध था। उस धुंध में टॉर्च कहाँ काम आने वाली थी। धुंध ने उस समय कोहराम मचाया हुआ था। मैं आवाज़ लगाते हुए आगे की ओर बढ़ता गया। कौन है वहाँ? कोई है? कौन है वहाँ? लेकिन उधर से मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, ना ही कदमों की आवाज़ और ना ही किसी आदमी के होने की आवाज़। मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां से मुझे पेड़ के गिरने की आवाज़ आई थी। मैं देखता हूं कि वहां पर कोई पेड़ गिरा ही नहीं था, जबकि मैंने टॉर्च के लाइट से इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई पेड़ गिरा ही नहीं था। तभी मुझे अपने पास से एक औरत के चलने की आवाज़ आई, उसकी धीमी धीमी पायल की आवाज़, और वो मेरे तरफ ही बढ़ रही थी। उसकी परछाई में टॉर्च की रोशनी में साफ साफ देख पा रहा था। इसी के साथ मेरे मन में काफ़ी सवाल चल रहे थे कि इतनी रात में, इतने घनघोर जंगल में आखिर इस टाइम ये औरत क्या कर रही है। और जैसे ही मैंने उस परछाई की ओर अपनी टॉर्च की लाइट जलाई, वैसे ही टॉर्च बंद हो गई और मुझे थोड़ा सा भय का आभास हुआ। मैं टॉर्च को पीटने लगा, लेकिन टॉर्च जलने का नाम नहीं ले रही थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद टॉर्च जली नहीं, और तभी उस जंगल में अब पायल की जगह उस औरत की मीठी मीठी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जो कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। मैं उन आवाज़ों को ठीक से सुन पा रहा था। तुम नए हो ना? हाँ हाँ, बोलो ना, तुम नए हो ना इस जंगल में? हाँ 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 हाँ। ये आवाज़ सुनकर मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर से पानी की तरह पसीने छूटने लगे। मैं अपने कदमों को चौकी की तरफ बढ़ाने लगा और फिर वही आवाज़ आई। हाँ, तुम नए नए हो ना? बताओ, इस जंगल में मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। बोलो, बोलते क्यों नहीं?
और अचानक से वो आवाज शांत हो गई। तभी वो औरत मेरे सामने से दौड़ते हुए गई और अंधेरे में कहीं गायब हो गई। और उसके गायब होने के साथ ही मेरा सर जोर से घूमने लगा। या तो मैं घूम रहा था या जंगल घूमने लगा। मैं आगे बढ़ने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पांव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मैं घूम फिर कर एक ही जगह पर आ जा रहा था। मैं किस दिशा में जाऊं मुझे पता ही नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं रास्ता भटक गया हूं। तभी मेरे कानों के पास से एक आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ये आवाज़ उस औरत की नहीं थी, बल्कि किसी आदमी की थी। क्यों रे रेंजर, आ रहा है मजा? तू काफी नीडर है। मैं इस जंगल में जो कोई भी आता है, जो कोई भी इस जंगल में नया नया आता है, मैं उसके साथ खेल खेलता हूँ। और फिर से वो अचानक आवाज़ बंद हो गई। दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा था। मैंने अपने हाथों से अपने सर को दाबकर नीचे बैठ गया, जिससे मुझे कुछ राहत मिली। और थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से उठ खड़ा हुआ और आगे की तरफ बढ़ने लगा। जंगल की खामोशी और वह अंधकार आपस में विलीन हो चुके थे, जैसे कभी जुदा नहीं होंगे। सुबह का उजाला मैं देख पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता था। तभी मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया, जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और वह काफ़ी ज़्यादा लंबा था। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि बाबा मैं कहाँ हूँ? तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि आजा आजा, मैं अपने कंधे पर बैठाकर तुझे तेरे चौकी पर छोड़ देता हूँ और तुझे जंगल भी घुमाऊंगा। तुझे मजा आ रहा है या नहीं? भागता कहाँ है? आना, आ तुझे अपने कंधे पर बैठाता हूँ। मैं समझ गया था कि यह बूढ़ा और वो औरत एक साथ मिले हुए हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते ही देखते वो अकेला खड़ा बूढ़ा अब 2 हुए और 2 के बाद 4 हो गए और मेरे चारों तरफ घूमने लगे। और चारों ओर घूमते घूमते वो एक ही बात कह रहे थे। आ रहा है मजा? बोलना, कितना मजा और चाहिए तुझे? बोलना। अभी तो ये शुरुआत है। देखता जा हम तेरे साथ क्या क्या करते हैं और कौन कौन सा खेल खेलते हैं। उनकी आवाज़ें इतनी डरावनी लग रही थी। मैंने अपने ज़िंदगी में जितने जंगलों में घूमा है, इतना डरावना मंजर कभी नहीं देखा था। मैं समझ चुका था कि ये दैत्य हैं, क्योंकि ऐसे सफ़ेद कपड़े दैत्य ही पहनते हैं और वो लोगों को भटकाते हैं, उन्हें सताते हैं, कुछ तो मर जाते हैं। पर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो आज तक किसी जानवर को भी नहीं मारा है। और अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी इतना लंबा हो गया कि पेड़ की लंबाई भी उसके आगे कम पड़ने लगी। और अचानक से वो चारों हंसते हुए कहीं गायब हो गए। गायब होने के बाद मैं जंगल की ओर दौड़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद देखता हूँ कि पास में एक आग जल रही थी। मैं उस आग के पास गया। मैं उस आग के पास पहुँचा। मैं देखता हूँ कि ये वही आग है जहाँ पर मैं बैठकर आग सेक रहा था, पर वहाँ पर चौकी थी ही नहीं। मैं वहाँ खड़ा होकर धनेश को आवाज़ लगाने लगा, धनेश धनेश धनेश। तभी वह औरत मेरे सामने पता नहीं कहाँ से चली आई। उसकी डरावनी हंसी और हंसते हुए बोल रही थी, क्या बेटा मजा नहीं आया? अभी तुझे जंगल और घूमना है। आज हम लोग तुझे पूरा जंगल घुमाएंगे। रात में इस अंधेरे में जंगल घूमने का एक अपना ही मजा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं ठीक जगह आया था, लेकिन मुझे अपनी चौकी नज़र नहीं आ रही थी।
ये सिर्फ आंखों का धोखा है या इन्होंने मेरे ऊपर कुछ जादू कर दिया था। कुछ समय पहले मैंने इसी जगह पर धनेश को चाय बनाने के लिए भेजा था। ना तो धनेश है और ना ही वो चौकी। इतने घनघोर अंधेरे में मैं धनेश को किधर खोजूं? और ये औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, जहाँ जाता हूँ वहीं आ जाती है। मेरे साथ अजीबोगरीब खेल खेल रही है, मुझे गुमराह कर रही है। ये कब तक मेरे साथ ऐसा करेगी, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। ये मेरे साथ खेल खेलते हुए मुझे मार दे। मैं क्यों गया उस पेड़ के पास? मैंने उस आवाज़ का पीछा क्यों किया? एक पेड़ ही तो काटा था, कोई हत्या तो नहीं की थी। ऐसा तो नहीं कि ये सब छलावा है, क्योंकि मैंने बचपन में दादा दादी से ऐसी कहानियाँ सुनी थी। अक्सर लोग जंगल में भटक जाते हैं और उनके साथ जंगल की बुरी शक्तियाँ खेल खेलती हैं, उन्हें गुमराह करती हैं, अपने वश में करती हैं। या तो उन्हें पहाड़ों से धकेल कर मार देती हैं या फिर उनका जानवर शिकार कर लेते हैं। हे भगवान, तूने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया। दोस्तों, छलावा भूत वह भूत होते हैं जो किसी को भी गुमराह कर देते हैं। यह अक्सर एकांत जगह में ही अकेले आदमी को अपना शिकार बनाते हैं, उन्हें भटकाते हैं, उन्हें इधर उधर ले जाकर उन्हें मार देते हैं। कभी कभी तो ये आपके भाई, दोस्त, आपके किसी भी रिलेटिव का भेष धारण करके आपको बेवकूफ़ बनाकर अपनी ओर सम्मोहित कर लेते हैं। आपको कब अपने वश में कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, ना ही समझ आ रहा था कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। मैं बस भगवान से गुहार लगा रहा था कि हे भगवान, किसी तरह मुझे बचा ले। तभी मुझे एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ा मुझे डर लगा। मैंने सोचा कि कहीं वही बूढ़ा आदमी तो नहीं है जो मेरे साथ खेल खेल रहा था। तभी अचानक से वो बूढ़ा मेरे पास आकर बोला कि बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम मुझे किसी बात से परेशान लग रहे हो। तुम्हारे साथ कोई घटना घटी है क्या? आखिर तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? उस बूढ़े व्यक्ति ने एक साथ कई सवाल पूछ डाले जिनका उत्तर मेरे पास शायद नहीं था। मैं अगर इसको समझाऊंगा भी तो ये मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस किसी तरह मैंने अपने सिर को हिलाया और अगले ही पल उस बूढ़े व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर की ओर खींचता हुआ ले गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा आदमी मुझे कहाँ ले जा रहा था, क्योंकि मेरे आंखों के सामने अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। मेरा सर चकरा रहा था। मैं जब उस बूढ़े आदमी के साथ जा रहा था तभी मुझे उस औरत की आवाज़ें सुनाई दी। और नहीं खेलेगा? अभी तो मजा शुरू ही हुआ था। तू कहाँ जा रहा है? किसके साथ जा रहा है? सच में मैं किसके साथ जा रहा था मुझे खुद नहीं पता था। मैंने उस आदमी की आवाज़ सुनी और उसके साथ जाने लगा। कुछ दूर ले जाने के बाद उस बूढ़े आदमी ने मुझे एक जगह बैठा दिया और मेरे हाथ में गिलास की आकृति जैसी कोई चीज़ थमा दी। थमाने के बाद उसने कहा कि बेटा, इसे पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। और जब मैंने उस गिलास में रखी चीज़ को पिया तो थोड़ी देर बाद ही मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आँख खुली तो मैं देखता हूँ कि मैं एक झोपड़ी में हूँ और चारों तरफ से मुझे बच्चों ने घेरा हुआ था। मैं जिस बिस्तर पर लेटा था उस बिस्तर को छोड़कर उठा और उन बच्चों से पूछने लगा कि बेटा, मैं कहाँ हूँ। पहले तो वो लड़के देखकर मुझे हंसे और कहने लगे कि आप ठीक हो गए। मैंने उन बच्चों से पूछा कि मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है, तो उन बच्चों ने कहा कि हमारे दादाजी आपको यहाँ लेकर आए थे। उस समय आप पता नहीं क्या अंट संट बोल रहे थे, कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे थे।
मैंने उन लड़कों से दादाजी को पूछा कि कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि बाहर ही बैठे हुए हैं। मैं वहाँ से निकलकर दादाजी के पास गया और दादाजी से पूछा कि दादाजी, मुझे कल रात क्या हुआ था और मैं यहाँ पर कैसे आया। तो वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि हाँ बेटा, तुम्हें मैं ही लेकर आया था। मैं जंगल की तरफ ही गया था और उधर से लौटते समय मुझे तुम्हारी चीखें सुनाई दे रही थी। तुम जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैं समझ चुका था कि तुम किसकी वश में हो, क्योंकि ऐसी आवाज़ें उसी वक्त आती हैं जब छलावा किसी को अपने वश में कर लेता है। क्योंकि अक्सर इस जंगल में काफ़ी ऐसे हादसे काफ़ी लोगों के साथ होते रहते हैं। काफ़ी रेंजर ऐसे थे जो इस जंगल में गुमराह हो गए और उनका पता नहीं चला कि कहाँ गए। काफ़ी ढूंढने के बाद किसी किसी की सड़ी हुई लाश मिली और किसी को जानवरों ने ही खा लिया था। शायद तुम किस्मत वाले थे तो बच गए, और कल रात जो तुम्हारे साथ वो खेल खेल रहे थे, अगर मैं नहीं होता तो तुम नहीं बचते। बूढ़े आदमी ने एक बात और कही कि बेटा, इस जंगल में पहरा देना तो ध्यान से। कोई भी रात में चिल्लाए बुलाए तो उसके पास बिल्कुल मत जाना। बूढ़े आदमी की इतनी बात सुनकर मैं वहाँ से जंगल की ओर जाने लगा। चौकी में पहुंचकर मैं पहले धनेश से मिला और रात की बीती हुई सारी घटना मैंने धनेश को बताई। इस घटना को बीते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं दोस्तों। उस दिन मैं अपने बड़े भाई के घर रांची के रामगढ़ गांव में गया हुआ था। जब से मेरी भाई की नौकरी लगी थी तब से वह रांची में अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट हो गया। बाकी की सारी फैमिली हमारी झारखंड में रहती थी। कुछ महीनों पहले मेरे बड़े भाई का मेरे पास फ़ोन आया था। वो कहने लगे कि तेरे भाभी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मैं वहाँ पर नहीं हूँ। अगर तुम्हारे पास फुर्सत है तो तुम रांची आ जाओ और अपने भाभी का इलाज एक अच्छे अस्पताल में करा देना। दरअसल मेरा बड़ा भाई डिफेंस लाइन में एसएसबी में जीडी था और उसकी पोस्टिंग कश्मीर में थी। उन दिनों कश्मीर के काफ़ी हालात बुरे थे। वहाँ पर काफ़ी दंगा फसाद हो रखा था। इसी कारण से मेरे भाई की पोस्टिंग कश्मीर में हो गई और घर पर ना आने के चलते उसने मुझे अपने घर रांची आने के लिए कहा। मेरे भैया ने मेरे भाभी की तबीयत खराब होने की खबर मुझे बताई और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद मैं सीधा अपने मम्मी पापा के पास गया और उनसे कहने लगा कि भाभी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। अगर पापा आपके पास समय है तो आप रांची चले जाइए और अपनी बहू का एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवा दीजिएगा। मेरी बात सुनने के बाद मेरे पापा कहने लगे कि बेटा, रांची मेरे लिए नया नया है और मैं अपनी बहू को लेकर कहाँ कहाँ भटकूंगा और इतना मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। ऐसा करो, तुम ही चले जाओ अपने भैया के घर और अपनी भाभी का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा देना। पापा रांची जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम में से किसी एक को तो भाभी के पास जाना था क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। क्योंकि भैया के बातों से मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था। जिसके बाद मैं अपना सामान पैक करने लगा। अगले सुबह मैं अपने पास के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और वहां से रांची जाने की ट्रेन पकड़ ली। रांची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर मैंने अपने भैया के पास फ़ोन लगाया और उनसे घर का पता पूछा। जिसके बाद मैंने वहां जाने के लिए एक टेम्पो लिया और उनके घर की तरफ बढ़ने लगा। पर जब मैं टेम्पो पकड़कर अपने भाई के घर जा रहा था तो रास्ते में टेम्पो से बाहर की तरफ मैं झांकते जा रहा था। दरअसल जिस जगह पर मेरे भाई का घर था वहाँ पर काफ़ी प्लॉट खाली थे। उन पर अभी मकान नहीं बने थे। ऐसा लग रहा था कि यह सेक्टर अभी अभी तैयार हो रहा है, क्योंकि जिस रास्ते से मैं जा रहा था वहाँ एक भी घर नज़र नहीं आ रहा था, खाली प्लॉट के सिवाय। जब मैं उस रास्ते से जा रहा था तो मैंने उस रास्ते में एक शमशान घाट भी देखा और शमशान घाट को देखकर मैं सोचने लगा कि आखिर मेरे भाई ने
किस जगह पर अपना मकान बनवा लिया है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ खामोशी है और अगल बगल में मुझे घर नज़र नहीं आ रहे हैं। शमशान घाट उसी गली के नहर के एक साइड पर था और वही नहर का रास्ता मेरे भाई के घर की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं अपने भाई के घर चला गया और घर में घुसकर मैं पहले शारदा भाभी के पास गया और उनको देखने लगा। शारदा भाभी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उनका शरीर गल के आधा हो चुका था। उनकी आंखें अंदर की तरफ धंस चुकी थी। यह देखकर मैं काफ़ी सोच में पड़ गया। उसी वक्त मैंने अपनी भाभी का हाथ पकड़ा जो काफ़ी गर्म था। मेरी भाभी बुखार के मारे तप रही थी। जिसके बाद मैंने उनके बगल में रखी दवाइयाँ निकालकर उन्हें खिलाई और आराम करने के लिए छोड़ दिया। भाभी को बेड पर लिटाने के बाद मैं उनके बगल के रूम में गया। अपना सामान रखकर वहाँ लगे बिस्तर पर बैठकर आराम करने लगा। आराम करने के बाद जब मैं अपनी भाभी के पास पहुँचता हूँ तो देखता हूँ मैं मेरी भाभी बेड पर नहीं थी और वहाँ पर रखी सारी दवाइयाँ जमीन पर बिखरी हुई थी। यह देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। जिसके बाद मैं उस घर के चारों तरफ घूम घूम कर अपनी भाभी को आवाज़ लगाने लगा, उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन शारदा भाभी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। जिसके बाद मैं उसी घर से नीचे उतरा और उस गली के पीछे की साइड जाकर भाभी को देखने लगा, लेकिन मेरी भाभी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। थोड़ी देर गली के पीछे घूमने के बाद जब मेरी भाभी मुझे दिखाई नहीं दी तो मैं नहर की तरफ बढ़ने लगा, जिस रास्ते से मैं यहाँ आया था। कुछ दूर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि एक औरत शमशान घाट पर बैठी हुई है और दूर से मुझे उसकी केवल पीठ ही नज़र आ रही थी। कुछ दूर और आगे बढ़ने के बाद वह औरत मुझे साफ साफ दिखाई देने लगी। उस औरत की अभी भी मुझे पीठ नज़र आ रही थी और वह घुटनों के बल बैठी हुई थी। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने के बाद मैं उस औरत के पास पहुंच गया और जब मैं पहुंचा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं देखता हूं कि यह औरत और कोई नहीं, मेरी भाभी थी। और जैसे ही मैं अपनी भाभी के पास पहुंचा तो मैं देखता हूं कि मेरी भाभी एक जल चुकी चिता के पास बैठी है और उस राख में पड़े हुए जले हुए मांस के टुकड़ों को खा रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे सामने इतना भयानक और इतना घिनौना नज़ारा चल रहा था। मैं यह देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया और डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने उन्हें ऐसा करता देख उन्हें आवाज़ देने लगा, भाभी, अरे ओ भाभी, घर चलो, यहाँ क्या कर रही हो भाभी। लेकिन वह मेरी आवाज़ नहीं सुन रही थी कि तभी मेरी तरफ भाभी ने जब देखा तो मैं उनकी शक्ल देखता ही रह गया। मेरी भाभी का मुंह बहुत डरावना था। उनके दांतों में मांस के टुकड़े झूल रहे थे और अभी भी उन मांस के टुकड़ों को मेरी भाभी खाए जा रही थी। तभी जोर जोर से हंसने लगी। भाभी ने हंसते हंसते अपनी गर्दन मेरी तरफ पागलों जैसी घुमाई। हंसते हंसते एक भयानक आवाज के साथ बोली, क्या तू मांस खाएगा? यह मांस काफी लजीज है, खा के देख, अभी गर्मा गर्म है। मैं भाभी की इस भयानक आवाज सुनकर अंदर से हिल चुका था। आखिर भाभी ऐसा क्यों कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इतना कहने के बाद मेरी भाभी वहां से उठ खड़ी हुई और अपने गली की तरफ दौड़ने लगी। उन्हें दौड़ता देख मेरा सिर घूम गया। वह रोड पर पागलों की तरह उछलते हुए कूदते हुए जा रही थी। मेरी हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं भाभी के साथ उनके पीछे पीछे जाऊं, क्योंकि मेरी भाभी इतनी ज़्यादा डरावनी और भयानक दिख रही थी कि मेरे पसीने छूट चुके थे। लेकिन मैंने उनको अकेला नहीं छोड़ा। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ वहाँ चला आया जहाँ वो घुसी थी, यानी अपने मकान में। मैं भी सीढ़ियों से धीरे धीरे उनके पीछे गया।
और जाकर देखा तो मेरी भाभी बेड पर मेरी तरफ पीठ कर कर बैठी हुई थी कि तभी अचानक से उन्होंने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमा ली और मेरी भाभी उल्टियाँ करने लगी। उन उल्टियों में मांस के टुकड़े बाहर निकल रहे थे जो देखने में काफ़ी घिनौना लग रहा था। और अचानक से मेरी भाभी बेहोश हो गई। बेहोश होता देख मैंने तुरंत अपने पापा के पास फ़ोन लगाया और सारी बातें मम्मी पापा से कह डाली। मुझे भाभी को किसी तांत्रिक को दिखाने के लिए कहा। मैंने पापा से कहा कि पापा, इतने बड़े शहर में आखिर मैं किसी तांत्रिक को कैसे ढूंढ पाऊंगा? मैं तो यहाँ भटकता रह जाऊंगा और ना ही मुझे यहाँ के लोगों से जान पहचान है। जिसके बाद मैंने पापा को अपने घर से किसी तांत्रिक को लेकर यहाँ आने के लिए कहा। किसी तरह रात बिताने के बाद सुबह मेरे पापा आए और उनके साथ एक तांत्रिक भी आया। जिसके बाद उस तांत्रिक ने मेरी भाभी के शरीर पर झाड़ फूंक किया और उस दुष्ट आत्मा को मेरे भाभी के शरीर से अलग किया। मेरे भाभी के शरीर पर झाड़ फूंक करने के बाद वह तांत्रिक घर में घूम घूम कर अपने हाथ में जल लेकर उसमें मंत्र पढ़कर चारों तरफ घर में छींटने लगा। घर में चारों तरफ जल छिड़कने के बाद उस तांत्रिक ने मेरे भाभी के गले में एक लॉकेट डाल दिया। लॉकेट पहनाने के बाद तांत्रिक ने कहा कि इस लॉकेट को कुछ दिनों तक पहने रहना, जिससे वह दुष्ट आत्मा तुम्हारे शरीर में नहीं घुस पाएगी। घर से जाने से पहले वह तांत्रिक हमारे घर से नीचे उतरा और घर के चारों तरफ उसने भभूत का एक घेरा बना दिया और उस भभूत के घेरे पर चढ़कर उसने मंत्र फूंके। जिसके बाद मेरे पापा और तांत्रिक अपने घर लौट गए। 2-3 दिन तक मैं रांची में ही अपने भैया के घर पर रहा। 2-4 दिन तक मैं अपने भाभी के घर पर ही रुका जब तक भैया ना आ गए। और इतने दिनों में मेरी भाभी भी ठीक हो चुकी थी। जिसके बाद मैंने अपने भैया से सारी बात बताई। मेरी बातों को सुनने के बाद भैया ने उस मकान को खाली कर दिया और दूसरी जगह रहने के लिए चले गए। दोस्तों, मेरा नाम चंद्रजीत है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब मैं झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था और अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। दरअसल मुझे इस ट्रेन को पकड़कर वेस्ट बंगाल में जाना था। वेस्ट बंगाल में एक चाइनीज़ काली टेम्पल है और मैं और मेरे दोस्त उसी टेम्पल में माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जिस ट्रेन से हम लोग जाने वाले थे उस ट्रेन को आने में अभी आधे घंटे का समय था। हम लोग जिस स्टेशन पर बैठे थे उसी स्टेशन पर घूमने लगे क्योंकि ब्रेंच पर बैठे बैठे हमारे घुटनों में दर्द होने लगा था, क्योंकि हम रेलवे स्टेशन पर 3 घंटे से बैठे थे। इसी कारण से मैं और मेरा दोस्त प्रभाकर उसी प्लेटफार्म पर घूमने लगे। रात भी अच्छी खासी हो चुकी थी। रात के शायद 9 बज रहे होंगे। बातें करते करते पता नहीं समय कब बीत गया और तभी हमारी ट्रेन आ गई। ट्रेन को देखकर हम दौड़ते हुए अपनी ब्रेंच के पास पहुँचे जहाँ पर हमने अपना सामान रखा था। ट्रेन के आते ही हम दौड़कर अपनी ब्रेंच के पास गए जहाँ पर हम लोगों ने अपना सामान रखा था। वहाँ से हम दोनों ने अपने अपने बैग उठाए और ट्रेन में जाकर चढ़ गए। वहाँ से हम दोनों ने अपना अपना सामान उठाया और ट्रेन के स्लीपर कोच में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ने के बाद मैंने अपनी जेब से टिकट निकाली और अपना सीट चेक करने लगा तो हमारी सीट का नंबर 45 और 46 था, यानी सीट हमारी दोनों ऊपर और नीचे थी। सीट ढूंढने के बाद मैं और प्रभाकर जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद ट्रेन चलने लगी। हम लोग अभी ट्रेन में बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी मेरे सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया और वह सामने से नहीं हट रहा था। मैंने उस आदमी से कहा कि भाई साहब, आपको कुछ परेशानी है? आप मेरे सामने क्यों खड़े हैं? तो वह आदमी बड़ी नम्रता के साथ मुझसे कहने लगा कि तुम मेरी सीट पर बैठे हो। मैंने उस आदमी से कहा कि नहीं भाई, आपको गलतफहमी हुई है। दरअसल मैं अपनी ही सीट पर बैठा हूँ, आप गलती से मेरे सीट पर आ रहे हैं। मेरी सीट का नंबर 45 है
और मैं अपनी सीट पर ही बैठा हूँ। तो वह आदमी कहने लगा कि मेरी सीट का भी नंबर 45 है और यह सीट मेरी है। उस आदमी ने मुझसे मेरा टिकट मांगा। मैंने टिकट अपने जेब में से निकालकर उस आदमी को थमा दिया। टिकट देखने के बाद वह आदमी हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारा कोच नंबर S4 है और तुम S5 में हो। मैंने उसके हाथ से टिकट लिया और टिकट में देखा तो सच में मेरे कोच का नंबर S5 था और मैं S4 में चढ़ गया था, जिसके बाद मुझे काफ़ी लज्जा महसूस हुई। मैंने उस आदमी से कहा कि कोई बात नहीं, हम अगले स्टेशन पर अपने कोच में चले जाएंगे। कुछ मिनटों के बाद जब अगला स्टेशन आया तो हम ट्रेन से उतरकर अपने कोच में चले गए और जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। सीट पर बैठकर मैंने और प्रभाकर ने दोनों ने थोड़ी देर बात की। बात करने के बाद हम दोनों अपनी अपनी सीट पर सो गए। वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी थी, शायद उस समय रात के 10 या 11 बज रहे थे। सुबह जब हुई तो मैंने नोटिस किया कि हमारी ट्रेन रुकी हुई थी। मैं अपनी सीट से नीचे उतरा और खिड़की से बाहर झांकने लगा तो देखता हूँ कि हमारी ट्रेन एक जंगल में रुकी हुई थी। मैंने सामने बैठे आदमी से पूछा कि चाचा क्या हुआ है, हमारी ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है? तो वह आदमी कहने लगा कि आगे पटरियों पर किसी जानवर का एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी घंटों से यह ट्रेन यहीं रुकी हुई है। कोई जंगल का जानवर होगा और वही लगता है कट के मर गया है। और तभी ट्रेन चलने लगी। ट्रेन के 5-6 घंटे चलने के बाद हम अपने स्टेशन कामाख्या पहुंच गए। कामाख्या पहुंच के हम दोनों ट्रेन से उतरे और ट्रेन से उतरकर हम लोग एक सस्ते होटल को ढूंढने लगे। जब हम ट्रेन से उतरे थे तो उस समय दोपहर के 2 या 3 बज रहे होंगे। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद इधर उधर कुछ घंटे भटकने के बाद आखिरकार हमें काफ़ी सस्ता होटल मिल गया, जिसके बाद हम दोनों उसी होटल में चले गए। होटल में घुसने के बाद हम लोगों ने अपना रूम देखा। रूम काफ़ी पसंद आया, जिसके बाद रूम में घुसकर मैंने और प्रभाकर ने थोड़ी देर आराम किया। फ्रेश होने के बाद कुछ देर के बाद हम लोग होटल से नीचे आ गए और होटल के रेस्टोरेंट में बैठकर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं और प्रभाकर अपने रूम में चले गए और थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर बातें करने लगे कि तभी मुझे अपने पेट में एसिडिटी महसूस हुई और मेरा पेट भी भारी हो गया। मैंने प्रभाकर से पूछा कि तेरे पास कोई गैस की टैबलेट है? तो प्रभाकर कहने लगा कि नहीं। मेरे पेट का दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि शुरू से ही जब मैं होटल में खा लेता था तो मेरे पेट में ऑटोमेटिक गैस बन जाती थी। मैंने घड़ी में देखा, उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। मैं सोचने लगा कि इस वक्त कोई मेडिकल भी खुला नहीं होगा। जिसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, प्रभाकर चलना बाहर घूम के आते हैं, देखना मेरा पेट फूल गया है और दर्द भी हो रहा है। तो प्रभाकर कहने लगा कि नहीं यार, मैं इस वक्त बाहर नहीं जाऊंगा। वैसे भी तुझे नहीं पता है कि हम बंगाल के इलाके में हैं और तुझे पता है ना बंगाली लोग कैसे होते हैं। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यह सब बकवास है और इतना कहकर मैं अपना रूम छोड़कर नीचे घूमने के लिए आ गया। होटल से निकलकर मैं सड़क पर घूमने लगा। कुछ देर रोड पर टहलने के बाद मुझे आराम हुआ। टहलते टहलते मैंने पीछे की तरफ देखा तो मैं देखता हूँ कि मैं होटल से काफ़ी दूर आ गया था, जहाँ ना तो कोई घर था और ना ही कोई होटल। रोड पर लाइटें तो जल रही थी, लेकिन जहाँ पर मैं मौजूद था उस जगह पर मैं केवल अकेला ही था। ऐसे में मैंने वहाँ से निकलने की सोची और अपने होटल की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। और उस जगह से जैसे ही मैं अपने होटल की तरफ बढ़ा ही था कि तभी मुझे पीछे से किसी के पायल के बजने की आवाज़ सुनाई दी। और उस आवाज़ को अचानक से सुनकर मैं डर गया, क्योंकि वह आवाज़ ठीक मेरे पीछे से आ रही थी
और जब मैं वहाँ मौजूद था तो मेरे अगल बगल में कोई आदमी नहीं था, ना ही कोई औरत थी। लेकिन अचानक यह औरत कहाँ से आ गई, मैं यह सोचने लगा। सोचते सोचते मैंने पलटकर अपने पीछे देखा तो देखता हूँ कि पीछे एक औरत खड़ी थी जो देखने में काफ़ी डरावनी और बदसूरत थी। उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसका मुंह पूरी तरह से जला हुआ था। मुझे रोड की लाइट में उसके मुंह का कंकाल साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो देखने में काफ़ी घिनौना और बदसूरत था। कि तभी वह औरत जहाँ खड़ी थी अचानक से वहाँ नाचने लगी एक मधुर आवाज़ में, और वह आवाज़ सुनकर मैं अंदर से हिल गया, क्योंकि वह औरत एकदम पागलों की तरह नाच रही थी, एकदम सरफिरों की तरह। मैं उसी वक्त समझ गया जब इस औरत ने पागलों की तरह नाचना शुरू किया। मैं समझ गया कि यह औरत हो ना हो भूत है, और मैं अपने कदमों को पीछे धीरे धीरे बढ़ाने लगा। कि तभी उस औरत ने नाचना बंद कर दिया और मेरी तरफ देखा और दौड़कर मेरे पास आने लगी। उस औरत को दौड़ता देखकर मैं जहाँ खड़ा था पीछे की ओर हटा, और पीछे हटकर मैं अपनी होटल की तरफ अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ने लगा। और जब तक होटल नहीं आया मैंने ना पीछे मुड़कर देखा और ना कहीं रुका। होटल के सामने पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली। मैंने पीछे की तरफ देखा तो वह औरत नहीं थी। रोड पूरा सुनसान था, लेकिन होटल के अंदर 5-6 आदमी अभी भी मौजूद थे। जिसके बाद मैं उस होटल के रेस्टोरेंट में गया, जहां बैठकर मैंने एक गिलास बियर पी और लंबी लंबी सांसें ली। बियर पीने के बाद मैं अपने रूम में चला गया और जाकर प्रभाकर के बगल में सो गया। जब सुबह हुई तो मैंने सारी बात प्रभाकर को बताई, जिसके बाद प्रभाकर मुझे डांटने लगा, कहने लगा कि मैंने तुझे मना किया था कि यह बंगाल है और यहाँ के आदमी काफ़ी खतरनाक होते हैं, ज़्यादातर औरतें। तुझे नहीं पता यहाँ का जादू टोना काफ़ी फेमस है पूरे इंडिया भर में, यहाँ तक विदेशों में भी। प्रभाकर की बात सुनकर मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने प्रभाकर से कहा कि कल रात मैं मरते मरते बचा। जिसके बाद मैं और प्रभाकर 3 दिन उसी होटल में रुककर माता के दर्शन किए, और माता के दर्शन करने के बाद हम लोग अपने घर झारखंड आ गए। जिसके बाद मैंने कसम खाई कि कभी भी सुनसान रोड पर मैं अकेला नहीं घूमूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पीछे वही चुड़ैल, वही औरत आ जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।